Hello everyone. So today we are going to discuss about papillosquamous disorders. In this we are going to study about psoriasis. In this lecture we only discuss about psoriasis, but there are other papillosquamous disorders also. I will give you a intro of papillosquamous disorders first, then we will study about psoriasis. In highlights of psoriasis we are going to discuss about definition, etiology, epidemiology, histogenesis, and the clinical feature. In that clinical features, we are going to discuss about the morphology, which is most important. Morphology, and then investigations, diagnosis, and treatment, which is also important. So now we will study about the introduction of papillosquamous disorders. This is our papillosquamous disorders. Papules, we all know, we discussed it earlier. Papules are solid elevated lesions less than 0.5 centimeter larger and deep nodules. In this there is secondary lesions which are scales, flakes like exfoliations, जिसको हम कहते हैं. इसमें क्या होता है, विजिबली हम देख सकते हैं कि हमारी स्किन की शेडिंग हो रही है. इसमें हाइपर केरेटोसिस होता है. जो हमारी स्किन होती है वो हमारी हाइपर केरेटाइटोस हो जाती है, मतलब थिकनिंग हो जाता है हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम का, जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है उसकी हमारी थिकनिंग हो जाती है. और हमको क्या देखने को मिलता है, पैराकेरेटोसिस देखने को मिलता है. पैराकेरेटोसिस में हमारा क्या होता है, रिटेंशन ऑफ न्यूक्लियाई होता है. इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम में हमारा न्यूक्लियाई रिटेन कर जाता है, मतलब रह जाता है वहाँ पे. ठीक है. अब पैपिलोस्कैमस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पैप्यूल्स होते हैं ये मेनली, जो कि सरमाउंटेड होते हैं स्केल से. पैप्यूल्स हमारा प्राइमरी लीजन है, और जो ये जिससे सरमाउंटेड है वो हमारा स्केल्स है, जो कि हमारे सेकेंडरी लीजन्स हैं. प्लेक्स क्या होते हैं, वैसे तो डिस्क्वायड या फिर एनुलर टाइप के होते हैं. फिर जो एनुलर जो होते हैं उसमें एनुलर इसमें क्या होता है, सेंटर जो होता है ना वो हमारा डिस्क्वायड होता है, मतलब क्लियर होता है. वो हमारा सेंटर जो है वो क्लियर होगा उसके अंदर हमारा. ठीक है. उसके बाद ये बाद में जब फ्यूज़ कर जाते हैं और उसके बाद क्या बन जाते हैं, गायरेट टाइप के लीजन्स बन जाते हैं, पॉलीगोनल शेप के बन जाते हैं हमारे. ठीक है. अब पैपिलोस्कैमस डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, मेनली हमारे कौन कौन से होते हैं, सोरियासिस होता है, लाइकन प्लानस होता है, ड्रग रैश होता है, सेबोरेजिक डेर्मेटाइटिस होता है, पिटायरियासिस रोजियाई होता है. लेस कॉमन अगर हम देखेंगे तो सेकेंडरी सिफिलिस हो गया, ट्यूबरा पिलियारिस हो गया है, पिटियारिसिस लिकेनॉइड क्रोनिका हो गया है, थैरेस लिकेनॉइड इट वर्मिफॉर्मिस एक्यूटा हो गया है. ठीक है. और म्यूकोइस फंगोइड्स हो गया. ये हमारे लेस कॉमन, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है. मेनली हमें कॉमन वंस हमें याद रखने हैं, जो कि हमारे हैं सोरियासिस, लाइकन प्लानस, ड्रग रैश, सेबोरेजिक डेर्मेटाइटिस, पिटियारियासिस रोजियाई. ठीक है. अब हमारा मेन टॉपिक आता है जो कि है हमारा सोरियासिस, जिसके बारे में हमें पहले क्या पढ़ना था, डेफिनेशन में हमारा क्या है, ये क्या होता है, क्रॉनिक डर्मेटाइटिस होता है. इसके अंदर क्या होता है, हमको डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में याद रखना है. पहला क्रॉनिक डर्मेटाइटिस होता है ये हमारा. ठीक है. दूसरा हमारा क्या रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल कोर्स ऑफ रेमिशन एंड रिलैप्स रहता है. इसमें हम जान नहीं सकते कि कितना प्रिडिक्टेबल है ये, कितने टाइम तक ये रहेगा, ये अनप्रिडिक्टेबल है ये, इसका रेमिशन और रिलैप्स, कभी भी ये दोबारा भी वापस आ सकता है. ठीक है. उसके बाद तीसरा पार्ट हमारा क्या रहेगा, इसमें प्रेजेंस ऑफ टिपिकल साइट्स ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड एरिथमेटस, पैप्यूल्स एंड प्लेक्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसमें पैप्यूल्स और प्लेक्स होते हैं. ठीक है. चौथा हमारा क्या रहेगा, विच आर सरमाउंटेड विद, जो हमारे सेकेंडरी लीजन्स थे, लार्ज सिल्वरी लूज स्केल्स. ये लार्ज सिल्वरी लूज स्केल से हमारा सरमाउंटेड होता है. लास्ट हम क्या देखेंगे कि हम इसमें नेल और जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है. ठीक है. तो हमारा क्या क्या है, 4 चीज़ें याद रखनी है. क्रॉनिक डर्मेटाइटिस होता है, दूसरा अनप्रिडिक्टेबल कोर्स ऑफ रिएमिशन और रिलैप्स होता है, टिपिकल साइट्स पे प्रेजेंट होता है, वेल डिफरेंशिएटेड एरिथमेटस होता है, पैप्यूल्स प्लेक्स होते हैं. फिर सरमाउंटेड किससे होता है, लार्ज सिल्वरी लूज स्केल से सरमाउंटेड होता है, नेल और जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है. अब आता है हमारा इटियोलॉजी हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है. पहला हमारा जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक में हमको याद रखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है. सबसे मेन हमारा कौन सा होता है, SOR1 जीन होता है. सोरियासिस जीन जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन का होता है, जो कि SOR1 सबसे हमारा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. उसके बाद हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है ये फैमिलियल केसेस में. फैमिलियल केसेस जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन देखा जाता है. ठीक है. उसके बाद HLA-CW6 में सबसे ज़्यादा ये कॉमन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट
एसोसिएशन होता है इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं ट्रिगर्स, किस वजह से ये ट्रिगर्स कर सकता है, जैसे फिजिकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, सर्जिकल मार्क हो गया या फिर कोई हमारा स्क्रैच मार्क हो गया, इंजरी हो गई, इन सब की वजह से हो सकता है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन हो गया लाइक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, HIV का इन्फेक्शन हो गया है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है। ड्रग्स में सबसे ज़्यादा हमारा मोस्ट कॉमन क्या होता है, लिथियम, एंटी मलेरियल ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन सब में होता है। फिर हमारा जो होता है बायोकेमिकल चेंजेस में, मतलब साइटोकाइंस की वजह से हो सकता है। जैसे हमारा बायोकेमिकल चेंजेस में हमारा आएगा साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स होएगा, इसमें क्या होता है, CGMP इंक्रीज करता है और CAMP डिक्रीज करता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में हमको क्या देखना है, टी सेल मीडिएटेड, इसमें क्या होता है, क्रॉनिक टी सेल मीडिएटेड डिजीज होती है ये हमारी। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में हमको क्या याद रखना है कि ये इन्वॉल्व करते हैं इंटरेक्शन विद साइटोकाइंस मॉलिक्यूल, साइटोकाइन मॉलिक्यूल से हमारा ये इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स एंड देयर रिसेप्टर्स, कीमोकाइंस और ये ग्रोथ फैक्टर्स और रिसेप्टर्स, इन सब का इनमें इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारी थी कि इटियोलॉजी, पहले जेनेटिक, देन ट्रिगर्स, देन बायोकेमिकल चेंजेस, देन इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। अब हमारा क्या आता है, हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोजेनेसिस में हमारा क्या होता है, एपिडर्मल चेंजेस होते हैं और डर्मल चेंजेस होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एपिडर्मल चेंजेस में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि हमारे जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, हाइपर केरेटोसिस और पैराकेरेटोसिस हो रहा है। हाइपर केरेटोसिस में हमारा मतलब थिकनिंग हो रही है, सेल का प्रोलिफ्रेशन हो रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है, ग्रोथ फैक्शन इंक्रीज कर जा रहा है, इस वजह से हो रहा है। और दूसरा क्यों हो रहा है, जो एपिडर्मल टर्नओवर है वो हमारा जो है वो बहुत छोटा हो जा रहा है। जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एपिडर्मल टर्नओवर जो है अगर छोटा हो जाएगा, इसमें कितना होता है, 6 to 10 days का होता है सोरियासिस में, और वैसे हमारा बहुत ज़्यादा होता है हमारा एपिडर्मल टर्नओवर जो होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हमारा पैराकेरेटोसिस होता है। इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ न्यूक्लियाई हो जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर, ठीक है। रिटेंशन ऑफ न्यूक्लियाई होगा तो हमारा क्या होगा, उसमें न्यूक्लियाई जहाँ नहीं होने चाहिए थे वहाँ पे प्रेजेंट होने लगेंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं डर्मल चेंजेस। दूसरे क्या होते हैं हमारे हिस्टोजेनेसिस के अंदर, डर्मल चेंजेस। इसमें क्या होता है, हमारी ऐसी डायलेटेड टॉर्चुअस कैपिलरी लूप्स बनने लग जाते हैं और प्रोलिफरेशन हो जाता है फाइब्रोब्लास्ट का, ठीक है। ये हमारा था क्या, हिस्टोजेनेसिस। अब हमारा आता है एपिडेमोलॉजी। ये सिर्फ 1% पॉपुलेशन में देखा जाता है और इसके दो पीक्स होते हैं, मतलब दो एजेस में ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, 20 to 30 ईयर्स में और 50 to 60 ईयर्स में। मेनली हमने 30 to 40 ईयर्स, 50 ईयर्स वाली जनरेशन को छोड़ दिया है। 50 to 60, 20 to 30, ठीक है। 30 and 60 यू कैन से लाइक डबल हो जा रहा है, 30 60, ठीक है, ट्रिपल हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेक्स में बोथ सेक्सेस इक्वली इफेक्टेड होते हैं। ये विंटर्स में वर्स हो जाता है, विंटर्स में जैसे हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, इसीलिए ये विंटर्स में और ज़्यादा वर्स हो जाता है। अब आएंगे हमारे क्लिनिकल फीचर्स में। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले इवोल्यूशन कैसे होता है। मान लो अगर क्रॉनिक है, इंडियोलेंट लीजन्स हैं, ये तो परसिस्ट करेंगे मंथ्स तक, मतलब बहुत लंबे टाइम तक। क्रॉनिक है तो मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये परसिस्ट कर रहे हैं हमारे, ठीक है। और अगर लेस फ्रीक्वेंट है, एक्यूट ऑनसेट है, तो ये क्या हो सकते हैं हमारे, एक्यूट गटिश सोरियासिस हो सकते हैं और जनरलाइज पस्टुलर सोरियासिस हो सकते हैं। ये बहुत कम होते हैं लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्यूट होती है, ठीक है। अब आता है हमारा मॉर्फोलॉजी में। मेनली हमारा सोरियासिस वल्गैरिस, बहुत वल्गैरिस मतलब ही कॉमन होता है, मतलब बहुत कॉमन है, लेकिन ईची बहुत कम होता है, ये माइल्डली ईची होता है। इसमें प्लेक और स्पेप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कैसे होते हैं, वेल डिमार्केटेड होते हैं। पहले हम फिगर्स दिखाएंगे आपको, ये देखो वेल डिमार्केटेड होते हैं, पूरा बॉर्डर्स तुमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वेल डिमार्केटेड होते हैं, इंड्यूरेटेड होते हैं, एरिथमेटस होते हैं, डीप पिंक कलर होते हैं, डीप पिंक टू रेड कलर के होते हैं, बट मे बी मॉडिफाइड बाय स्किन कलर, मतलब उनका कोई स्किन कलर ब्राउन टाइप का है तो कुछ और हो सकता है, बट डीप पिंक टू रेड होते हैं ये, ठीक है। प्लेक इज ओफन सरमाउंटेड विद हाइपोपिगमेंटेड हैलो, ठीक है। इस टाइप का जैसे ये है, यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये हाइपोपिगमेंटेड हेलो साइड में बना होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ वार्नऑफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने बोला था कि सेकेंडरी रीजन्स कौन से होते हैं, लूज सिल्वरी वाइट स्केल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लूज होते हैं, लैमिलर स्केल्स होते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे ऑस्पिच साइन के अंदर। हम उसको एसिचुनेट्स कर सकते हैं बाय ग्रीटिंग विद ग्लास लाइट्स से हम उसको एसिचुनेट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं हमारे, डिस्कॉइड्स होते हैं, डिस्कॉइड टाइप के होते हैं, मतलब किस टाइप के होते हैं, डिस्कॉइड इनिशियली कैसे होते हैं, वो डिस्कॉइड टाइप के होते हैं, बाद में वो मर्ज करके हमारे पॉलीसाइक्लिक और जियोग्राफिक टाइप के बन जाते हैं, इस टाइप के, बाद में वो इस टाइप के दिखने लगते हैं, इस टाइप के पॉलीसाइक्लिक टाइप के, ठीक है। और ये देखिए हमारे वेल डिमार्केटेड डिस्कॉइड एरिथमेटस इंड्यूरेटेड सरमाउंटेड विद लूज सिल्वरी वाइट स्केल्स,
दीज आर लूज सिल्वरी वाइट स्केल्स, ठीक है। एंड साइज और नंबर जो हमारा होता है लीजन्स का वो वेरिएबल होता है, गैस कितना भी हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक ही होगा या दो ही होगा, ये कितने भी हो सकते हैं। ये हमारा ऑस्पिट साइंस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे हम स्केल ग्लास स्लाइड्स लेते हैं, ग्लास स्लाइड ये हमारा बेड साइड टेस्ट होता है, इसको हम पहले ग्रेटेज करते हैं, लाइक ग्रेटेज टेस्ट बोलते हैं। ग्रेटेज टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, स्केल्स को हम मेनली एसिशनेट करते हैं, ग्रेटिंग करते हैं बाय ग्लास स्लाइड्स। अगर वो ग्रेटिंग से हमारे सिल्वरी स्केल्स जो निकल जा रहे हैं उसको हम पहला क्या कहते हैं, ऑस्पिट साइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटेज टेस्ट पॉजिटिव होगा। ऑस्पिट साइन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं हमारे। पहला क्या होता है, हम स्क्रैप कर रहे हैं लीजन्स को, ग्लास स्लाइड्स को एसिचुनेट कर रहे हैं हमारे सिल्वरी स्केल्स को। ग्रेटेज टेस्ट पॉजिटिव आ जा रहा है हमारा। स्क्रैप ऑफ ऑल द स्केल्स, हम सारे स्केल्स को निकाल दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो रहा है, स्टेप बी। स्टेप बी में हम क्या कर रहे हैं, जब हमने इनको निकाल दिया तो हमको क्या मिल रहा है, एक ग्लिस्निंग वाइट टाइप की मेम्ब्रेन मिल रही है, ग्लिस्निंग वाइट एडहेरेंट मेम्ब्रेन मिल रही है। ये मेम्ब्रेन अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या है, बर्कलीज मेम्ब्रेन है, बर्कलीज मेम्ब्रेन है, ठीक है। स्टेप 3 में हमारा क्या है, रिमूविंग द मेम्ब्रेन। अब ये जो वाइट मेम्ब्रेन थी, हम इस मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर देंगे और हमें एक पंक्चुएट ब्लीडिंग पॉइंट्स मिलेंगे, पंक्चुएट ब्लीडिंग पॉइंट्स मिलेंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा ऑस्पिट साइन पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने सिर्फ एसिचुनेट किया, ग्रेटिंग किया, उसके बाद हमने क्या, हमको क्या मिला, ग्रेटेज टेस्ट पॉजिटिव हो गया। फिर हमको एक वाइट मेम्ब्रेन मिली, ग्लिसनिंग वाइट मेम्ब्रेन्स, बर्कलीज मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। फिर हमको क्या मिला, हमने उस वाइट मेम्ब्रेन को भी हटा दिया जिसकी वजह से हमें पंक्चुएट ब्लीडिंग स्पॉट्स मिले, विजिबल जो हमको है नेक्ड आई से। इसको हम ऑस्पिट साइन पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। अब होते क्या है, ये बायलेटरल होते हैं, ऑफन सिमेट्रिकल होते हैं और प्रेशर पॉइंट्स पे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन वी टोल्ड यू अबाउट कि इसी में ही हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर पॉइंट्स पे होता है, एल्बोज हो गया, नी हो गया, स्काल्प में हो गया, ठीक है। तुम्हारे एक्सटेंसर्स में होते हैं मेनली, ट्रंक में, लंबोसेक्रल रीजन्स में, बैक में, पेरियम्बलाइकल एरिया में। बाय दिस डायग्राम यू कैन रिमेंबर दिस। फ्लेक्सुरल सोरियासिस हो सकता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे होगा, इंटरइंग्वाइलल रीजन्स में होगा, इंटरइंग्वाइलल इन्वॉल्वमेंट इन फ्लेक्सुरल सोरियासिस। साइट ऑफ ट्रॉमा में हो सकता है। इसमें आइसोमोर्फिक फिनोमिना होता है, कॉर्नर्स फिनोमिना होता है। इसके अंदर क्या होता है हमारा, जहाँ पे भी हमको चोट लगती है वहीं पे वो वाला रीज़न हो जाएगा हमको, ठीक है, अगर वो एक्टिव हमारा है, ठीक है। अब वेरिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ वेरिएंट्स में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो गटेज सोरियासिस होता है और ट्यूपोइड सोरियासिस होता है। गटेज सोरियासिस में चिल्ड्रंस में होता है और स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शंस की वजह से होता है। इसमें सेवरल क्रॉप्स टाइप के लीजन्स होते हैं, ये हमारे गटेज सोरियासिस के हैं। सेवरल क्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे हमको, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, र्यूपोइड सोरियासिस होता है। ये लिम्पेट लाइक होता है, रीटर सिंड्रोम की तरह दिखाई देता है ये इस टाइप से। ये चिपका होता है हमारा, स्केल्स जो होते हैं वो एकदम अडहेरेंट होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है HLA-B27 से मतलब रिजेंबल करता है क्योंकि रीटर सिंड्रोम्स करेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड होता है ऐसे, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, मॉर्फोलॉजी मॉडिफिकेशन बाय साइट्स हो सकता है, ठीक है। साइट के हिसाब से फ्लेक्सुरल सोरियासिस मतलब फ्लेक्सर वाली जगह प्रेजेंट है। ये मेनली फीमेल्स में होता है हमारा। ग्रॉइंस, एक्जिला, इन्फ्लेमेटरी, इंट्रामेमरी फोल्ड्स में मिल सकता है, वल्वा में मिल सकता है। और फोल्ड्स जो होते हैं मतलब फीजरिंग टाइप शो करते हैं, ठीक है। और ये कैंडिडा इंटरग्यूट से हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये हमारा वो है, देखिए फ्लेक्सुरल सोरियासिस, ठीक है। ये यहाँ पे इंफ्रामेमरी में हमको दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्काल्प सोरियासिस। स्काल्प सोरियासिस में क्या होता है, शार्प एंड डिफाइंड इंड्यूरेटेड स्केली प्लेक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मैसिव स्केल्स एस्बेस्टोस लाइक बीइंग अडहेरेंट टू द स्काल्प होते हैं, बहुत चिपके हुए टाइप के होते हैं ये भी, ठीक है। स्पिल हो सकते हैं, ये फॉरहेड पे जा सकते हैं, इसको हमको नेप ऑफ नेक में भी जा सकते हैं ये। और डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है सेबोरेजिक डर्माटाइटिस से, दिस टाइप। देखिए यहाँ पे ये चिपके हुए हैं एकदम, और ये फोरहेड में और कहाँ पे जा सकते हैं, हमारे नेप ऑफ नेक में जा सकते हैं। किससे डिफ्रेंशिएट करना होता है, सेबोरेजिक डर्मेटाइटिस से हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है। अब हमारा आता है पिनाइल सोरियासिस। पिनाइल सोरियासिस में हमारा क्या होता है, ये दो उसमें होते हैं, अनसर्कमस्क्राइब में होता है, सर्कमस्क्राइब में। अनसर्कमस्क्राइब में क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें स्केल्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे लेकिन एरिथमेटस होगा वो। लेकिन जो हमारे सर्कमस्क्राइब्स होते हैं उसमें क्या होता है, सोरियाटिक लीजन्स होते हैं हमारे और स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा
अनसर्कमस्क्राइब्ड है, इसमें मिनिमल स्केली है लेकिन वेल डिफरेंशिएटेड और एरिथमेटस है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, नेल और जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। नेल और जॉइंट इन्वॉल्वमेंट पे हमको क्या याद रखना है, नेल्स इन्वॉल्वमेंट पे क्या होता है, हमको पिटिंग टाइप का दिखेगा कि हाँ हमारा रेगुलर पिट्स टाइप के दिखेंगे, हमको नेल प्लेट की थिकनिंग हो जाएगी, सबउंगल हाइपरकेरेटोसिस हो जाएगा, मतलब वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगेगा नेल प्लेट के नीचे नीचे केराटिनोसिस मटेरियल डिपॉजिट होने लगेगा, इस टाइप से दिख रहा है। इसमें हमको डिपॉजिट होने लगेगा जिसकी वजह से हमारे सबउंगल हाइपरकेरेटोसिस हो जाएगा, डिस्कलरेशन एंड डिस्ट्रॉफी ऑफ नेल प्लेट होने लगेगा, ओनाइकोलाइसिस मतलब सेपरेशन होने लगेगा नेल प्लेट का, जैसे ये हमारी नेल प्लेट है, ये हमारा नेल है, इन दोनों का सेपरेशन होने लगेगा क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट होने लगा है, तो ओनाइकोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑयल स्पॉट्स, ये हमारा क्या होता है, सबसे स्पेसिफिक होता है हमारा सोरियासिस के अंदर, अगर ये है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है सोरियासिस ही है ये, ठीक है। अब हमारा आता है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट क्या 10% पेशेंट्स में होता है हमारा, ठीक है। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, हमारा 4 पैटर्न्स दिखाई देते हैं हमको। पहला क्या होता है, एसिमेट्रिकल ऑलिगो आर्टिकुलर अर्थराइटिस हो सकता है, ये हमारा कॉमनेस्ट होता है, ठीक है, ऑलिगो आर्टिकुलर अर्थराइटिस, ठीक है। दूसरा कहाँ पे होता है, ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की हमारे आगे आगे में उसमें होता है, ठीक है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरह दिखता है ये प्रीडोमिनेंटली, मतलब कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, सीरो नेगेटिव रहेगा, लेस सीवियर रहेगा, इस टाइप से होगा। फिर अर्थराइटिस म्यूटिलेंस होता है, एक्सियल अर्थराइटिस होता है, ठीक है। अब रेडियोलॉजिकल चेंजेस में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई देता है हमको, एनाइकोलाइसिस और हमारा पेरियोस्टल न्यूबॉर्न फॉर्मेशन हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, ऑस्टियोलाइसिस हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सजेस्टेड ऑफ, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमको क्या पता लगेगा कि ये सोरियाटिक अर्थराइटिस ही है, ठीक है। अब क्या है, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस हो सकता है और पस्चुलर सोरियासिस हो सकता है, ठीक है। अब हमारा आता है एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, इस टाइप का दिखता है, ये पूरा रेड 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 दिखने लग जाएगा, और ये हमारा क्या है, पस्चुलर सोरियासिस है, पस्चुलर में प्लांटर सोरियासिस है ये, ठीक है। उसके बाद ये जनरलाइज पस्चुलर सोरियासिस है। अब हमारा आता है इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आपका आधी इन्वेस्टिगेशन खत्म। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ सोरियासिस हमको याद रखनी है। हमने ये पढ़ा था पैराकेरेटोसिस होता है, फिर हमको ये पता है कि माइक्रो एब्सेस होता है पॉलिप्स के अंदर, ऊपर ये सुप्रा पैपिलरी थिनिंग हमको याद रखना है, फिर रेगुलर एक्एंथोसिस होते हैं, एक्एंथोसिस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये याद रखना है। फिर डायलेटेड टॉर्चुअस कैपिलरी लूप्स, ये याद रखना है, ये रेड रेड लूप्स जो बन रहे हैं हमारे, ठीक है, डायलेटेड कैपिलरी लूप्स होते हैं। फिर अपर डर्मल लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होते हैं। ये 6 पॉइंट्स अगर याद हैं तो हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म, ठीक है। बायोप्सी करेंगे, स्किन बायोप्सी में हमको क्या क्या दिखेगा, पैराकेरोटोसिस, रेगुलर एक्एंथोसिस, थिकनिंग, जो हमारा एक्एंथोसिस क्या होता है, हमारा जो डेस्मोसिस होती है, थिनिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है जो हमारी वायबल डर्मिस की, उसको हम क्या कहते हैं, एक्एंथोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा सुप्रा पैपिलरी थिनिंग हो जाता है, मतलब जो हमारा बार्कलीज मेम्ब्रेन है, वो ऑस्पिट साइंस जो हम देख रहे हैं, टॉर्शस कैपिलरी जो हो जा रही है, उसकी वजह से सुप्रा पैपिलरी जो है वो थिनिंग हो जाती है, वहाँ पे पिन पॉइंट ब्लीडिंग्स होने लगती है। फिर हमारा क्या होता है, मुनरोज माइक्रो एब्सिस, कलेक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स होने लगता है एपिडर्मिस का, फॉर्मिंग माइक्रो एब्सिस, ठीक है। डायलेशन ऑफ टॉर्सुइटी कैपिलरी लूप्स में हमारा तो हमको पता ही है कि डर्मल पैपिलरी में डायलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से डायलेटेड हो जाएगा तो ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग टॉर्चुअस हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे अपर्डर्मिस में, ठीक है। अब बायोकेमिकल चेंजेस में क्या होगा, हमारी 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा पस्चुलर सोरियासिस में, और अनेमिया और हाइपोप्रोटीनेमिया देखने को मिलेगा इन एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में। अब रेडियोलॉजिकल चेंजेस अगर हम देखेंगे उसमें क्या हमको देखने को मिलेगा, एनाइकोलाइसिस और पेरियोस्टल न्यूबॉर्न फॉर्मेशन, इरोजन्स, ऑस्टियोलाइसिस, ये सब देखने को मिलेगा जो हमने पहले देखे थे। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, हम विंटर्स में हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, ऑस्पिट साइंस देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, नेल इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, अगर ये सब है तो हम मान जाएंगे कि ये सोरियासिस है, ठीक है। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिस्कॉइड से, पिटाइरोसिस रोजिए से, हाइपरकेरेटोटिक हैंड एक्जाइमा से, सेबोरोजिक डर्मेटाइटिस से, इन सब से इसको कैंडिडा इंटरग्यूट से, सेकेंडरी सिफिलिस, इन सब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है।
और ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में हमारा क्या होता है, मेनली हमको क्या करना होता है ना, जर्नल मेजर्स पहले उसको देने होते हैं, इमोशनली सपोर्ट देना होगा, उसको बताना होगा कि ये कंटेजियस नहीं है, ये रिलैप्स हो सकती है, ये क्यूरेटिव नहीं है, हम उसको सप्रेस कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल, अगर हम मेंटली वो रेस्ट कर रहे हैं इंसान, तो वो इन्हेंस कर सकता है उसका इफेक्ट, वो अच्छे से और जल्दी ठीक हो सकता है। हमारी डिफरेंट मॉडलिटीज़ होती हैं। टॉपिकल एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, सिस्टेमिक एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, फोटो कीमोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, फोटोथेरेपी, स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ टॉपिकल, हमको ये याद रखना है, स्टेरॉइड सिर्फ टॉपिकल यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर बायोलॉजिक्स यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा टॉपिकल स्टेरॉइड्स, मतलब टॉपिकल स्टेरॉइड्स हम किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, कोलतार, कैल्सिपिट्रोल एंड टेजारोटीन से हम इसको वो कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स। सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स वैसे तो हम विड्रॉल ही करते हैं, लेकिन एक ही हमारा लौता इंडिकेशन है जहाँ पे हम पस्टुलर, जनरलाइज पस्टुलर सोरियासिस जो कि हमारा है, जो कि प्रेगनेंसी में हम इसको इंडिकेशन की तरह यूज़ करते हैं। इसको और क्या कहते हैं, एम्पेटिको हर्पेटिफॉर्मिस कहते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, जनरलाइज्ड सोरियासिस, पस्टुलर सोरियासिस इन प्रेगनेंसी, एम्पेटिको हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। अब हमारे आते हैं टॉपिकल एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, जो हम उसके साथ स्टेरॉइड्स, टॉपिकल स्टेरॉइड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, कोलतार, डायथ्रेनॉल, कैल्सिपिट्रोल, टैजारोटीन, ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे आते हैं सिस्टेमिक एजेंट्स। तो सिस्टेमिक एजेंट्स हम उसको खाने के लिए क्या दवाइयाँ देंगे, मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, जो कि हम अगर सिंगल डोज देंगे उसको तो 2.5 to 5 mg देंगे, टेस्ट डोज होती है हमारी ये, ठीक है। रेगुलर डोज अगर दे रहे हैं हम तो 7.5 to 25 mg देंगे एज अ सिंगल डोज, ठीक है। एंड ऑफन स्किप्ड हो सकती है ये वाली हमारी, बट ये हम स्किप नहीं कर सकते, ये इसको हम रेगुलर डोज में ही देंगे, सिंगल डोज देंगे, 3 डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं 12 आवर्ली करके, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा फोलिक एसिड्स भी देते हैं हम साथ में 5 mg, ठीक है। एसिट्रिटिनिन देते हैं, ये रेटिनोइड होते हैं हमारे, 25 to 50 mg देते हैं। फिर हमारा आता है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन हम लोग दे सकते हैं 3 to 5 mg पर kg दे सकते हैं, और जैसे जैसे वो ठीक हो जाएगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमारा आता है फोटो कीमोथेरेपी और फोटोथेरेपी। फोटो कीमोथेरेपी में हम सॉर्लिन देते होते हैं और 1 to 2 आवर्स लेटर्स देते हैं, 2 आवर्स को एक्सपोजर करते हैं हम यूवीए से, जिसकी वजह से बेटर पेनिट्रेशन होता है और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं हमको। फिर हम प्यूवा दे सकते हैं, प्यूवा सॉल्यूशन दे सकते हैं, टॉपिकल प्यूवा दे सकते हैं, बाथ प्यूवा दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम फोटोथेरेपी दे सकते हैं, यूवीबी और नैरो बैंड यूवीबी, ठीक है। इसमें हम ये कब देते हैं, हम जब मोर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया कवर होता है, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स हो, उन सब में हम देते होते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हम फेस में और जेनिटल्स, फ्लेक्जर्स में हम दे रहे हैं तो लो मीडियम पोटेंसी देंगे, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ में दे रहे हैं तो मीडियम पोटेंसी देंगे, स्काल्प और हमारे पाम सॉल्ट्स में दे रहे हैं तो हाई पोटेंसी देंगे, और अगर थिक लीजन्स हैं हम तो उसको सैलिसाइलिक एसिड्स के साथ मिक्स कर देंगे। फिर लास्ट हमारी मॉडलिटी है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसमें हम इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब ये सब यूज़ कर सकते हैं, और इटानरसेप्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है, ठीक है। दिस इज आवर मेन टॉपिक, सोरियासिस, विच इज़ वेरी लॉन्ग बट वेरी इंपॉर्टेंट. That's it for this, and in this we covered definition, etiology, histogenesis, everything which I told you about. These are our papilloscamus disorders, self-limiting papilloscamus, psoriatic, rosacea, and lichen planus. We will discuss lichen planus in the next module, which is very important also. These are others are not that much important, so I'll not going to discuss this in this lecture. So we will discuss our lichen planus in next module. Thank you. Bye.